हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज एटॉम चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, पहले क्वेश्चन क्या है देखो। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द क्लूज गिवन एट एंड्स ऑफ ईच स्टेटमेंट। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है ABCD करके। पहला क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये रदरफोर्ड और थॉमसन एटॉम मॉडल के बीच है जाता है। कौन सा मॉडल रदरफोर्ड एटॉम मॉडल की तरफ जाता है, कौन सा स्टेटमेंट थॉमसन एटॉम मॉडल की तरफ जाता है, कौन सा स्टेटमेंट रदरफोर्ड एटॉम मॉडल की तरफ जाता है। बस इसमें से हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव निकालना है, मतलब कंपैरिजन है। हमें चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट किस मॉडल के लिए सही फिट बैठता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द एटॉम इन थॉमसन एटॉम मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज ऑफ द रदरफोर्ड एटॉम मॉडल। मतलब थॉमसन एटॉम मॉडल का साइज रदरफोर्ड एटॉम मॉडल से बड़ा है या छोटा है, ऐसा होगा। मास ग्रेटर देन रदरफोर्ड एटॉम मॉडल, नो डिफरेंट फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉम मॉडल, मास लेस देन रदरफोर्ड एटॉम मॉडल। मतलब क्वेश्चन ये है, थॉमसन एटॉम मॉडल में जो एटॉम है वो एटॉम रदरफोर्ड एटॉम मॉडल का एटॉम से बड़ा है या छोटा है, मतलब साइज का बात है। साइज ऑफ द एटॉम इन थॉमसन एटॉम मॉडल इज लार्जर और साइज ऑफ द एटॉम इन रदरफोर्ड एटॉम मॉडल इज लार्जर, ये क्वेश्चन है। तो साइज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, हमें साइज जो बताया गया है थॉमसन एटॉम मॉडल और रदरफोर्ड एटॉम मॉडल में साइज सेम है। साइज के बारे में अलग रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया। मतलब थॉमसन एटॉम मॉडल में जो साइज बताया गया है, रदरफोर्ड ने साइज के बारे में नया कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि थॉमसन एटॉम मॉडल और रदरफोर्ड एटॉम मॉडल का साइज सेम है। तो ये आंसर होगा नो डिफरेंट फ्रॉम। थॉमसन एटॉम मॉडल का साइज ऑफ एटॉम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉम मॉडल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश, मतलब थॉमसन होगा या रदरफोर्ड होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब थॉमसन एटॉम मॉडल में इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, या व्हाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। मतलब क्वेश्चन दो है, इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फोर्स में है। मतलब दो मॉडल में दो बात कही गई है। एक मॉडल में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक मॉडल में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन इज अंडर नेट फोर्स। तो कौन सा मॉडल? डेफिनेटली रदरफोर्ड ने कहा था फोर्स। रदरफोर्ड ने इक्वेशन भी दिया था, FC सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये नेट फोर्स होता है। तो नेट फोर्स वाला जो है ये रदरफोर्ड होगा, रदरफोर्ड एटॉम मॉडल नेट फोर्स। और स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है ये होगा थॉमसन एटॉम मॉडल। थॉमसन एटॉम मॉडल, थॉमसन एटॉम मॉडल में इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, वहां में फोर्स का कोई बात नहीं था। और रदरफोर्ड में ये नेट फोर्स का बात था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर वगैरह। नेक्स्ट हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, ए क्लासिकल एटॉम बेस्ड ऑन डैश मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स। मतलब कौन सा मॉडल में एटॉम जो है ये धीरे धीरे कोलैप्स होता है, थॉमसन एटॉम मॉडल या रदरफोर्ड एटॉम मॉडल? तो धीरे धीरे कोलैप्स होता है, मतलब ये रदरफोर्ड में। हमने देखा है कि रदरफोर्ड एटॉम मॉडल में क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो चार्ज रेडिएट करेगा, चार्ज रेडिएट करेगा एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो उसका पाथ स्लो होता जाएगा, धीरे धीरे पाथ विल बी स्पाइरल पाथ एंड अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटॉम विल कोलैप्स। तो ये बात होगा रदरफोर्ड एटॉम मॉडल की, ये सही बैठता है। थॉमसन एटॉम मॉडल गलत है, तो इसका आंसर होगा रदरफोर्ड एटॉम मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। एन एटॉम हैज ए नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। एटॉम में मास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किस एटॉम मॉडल ने बताया? ठीक है, और बट हैज ए हाईली नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस किस एटॉम मॉडल में बताया गया है? हाँ, ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें मालूम है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि ऑल द मासेस ऑफ द एटॉम आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।
तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए डेफिनेटली होगा रदरफोर्ड एटम मॉडल। क्या होगा? रदरफोर्ड एटम मॉडल। मतलब मासेस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, तो मास तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो ये होगा रदरफोर्ड एटम मॉडल। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है थॉमसन एटम मॉडल में। थॉमसन एटम मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बेसिकली एंड सोनली बाय थॉमसन एटम मॉडल। ठीक है, और किसी एटम मॉडल ने ये यूनिफॉर्म। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज दैट द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass in which atom model? पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass, ये तो बोथ द मॉडल ने कहा है, थॉमसन ने भी कहा है, रदरफोर्ड ने कहा है, तो ये बोथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using thin sheet of solid hydrogen। गोल्ड फॉयल के जगह में आपको हाइड्रोजन का फॉयल लगाना है। हाइड्रोजन तो गैस है, कैसे होगा? अच्छा, इन सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 14 केल्विन, मतलब लो टेम्परेचर में हाइड्रोजन को सॉलिड बना के अगर हम गोल्ड फॉयल के जगह में बिठा देते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में, तो क्या होगा? अरे क्या होगा भाई? इजी आसान सी बात है कि हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है सेंटर में और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में सेंटर में एक प्रोटॉन होता है और सेंटर के बाहर मतलब न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये हीलियम है। हीलियम है मतलब उसका हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम न्यूक्लियस है मतलब उसका चार्ज कितना हो गया? उसका चार्ज है 2 प्रोटॉन। उसका चार्ज मतलब 2 प्रोटॉन है, उसमें 2 प्रोटॉन है और मास भी ज्यादा है उसमें, 2 न्यूटन भी अलग अलग से रहते हैं, 2 न्यूटन भी रहते हैं। तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज मच मोर ग्रेटर देन द न्यूक्लियस एंड चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो ग्रेटर देन न्यूक्लियस। तब क्या होगा? इस हेवी मास को ये लाइट मास डिफ्रैक्ट नहीं कर पाए, जो ऐसा होता था गोल्ड के लिए, जैसा ऐसा होता था, स्कैटरिंग होता था। लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए स्कैटरिंग नहीं होगा, क्योंकि ये हल्का पतला सा इंसान है और उसके पास जब तगड़ा सा इंसान जाएगा तो उसको रोक नहीं पाएगा मस्तान होने भी, तो ये रोक नहीं पाया। स्पीड भी ज्यादा होगा और चार्ज पार्टिकल भी ज्यादा होगा और उसका मास भी ज्यादा है, तो लेस स्कैटरिंग, लीस्ट स्कैटरिंग विल बी फाउंड कंपेयर टू गोल्ड एटम। समझ में आया? गोल्ड एटम हेवी होता है, गोल्ड का होता है 79, तो बहुत ज्यादा हेवी होता है न्यूक्लियस, इसलिए अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर पाता है। मतलब गोल्ड के न्यूक्लियस के हिसाब से अल्फा पार्टिकल हो गया लाइट, तो लाइट को तो स्कैटरिंग करेगा, तो स्कैटरिंग करता है। लेकिन अल्फा गोल्ड के जगह में अगर हम हाइड्रोजन को पुट कर दे तो स्कैटरिंग नहीं होगा भैया, स्कैटरिंग विल बी लिस्ट। तो यही हो गया रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? What is the shortest wavelength present in the Paschen series of spectral line? Paschen series, अच्छा Paschen series। Paschen series के लिए N1 कितना होता है और N2 कितना होता है? N1 मतलब जाम टू ऑर्बिट, फ्रॉम व्हेयर जाम, तो Paschen लाइमन बमर Paschen मतलब 3 पे आके गिरना है, 3 पे आके गिरना है। और लॉन्गेस्ट सॉरी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए सबसे दूर से आना पड़ेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, देयरफॉर न्यू बार इक्वल टू हमें पता है R इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो फॉर Paschen सीरीज n1 इक्वल टू हो गया 3, n1 इक्वल टू 3 एंड फॉर लास्ट मेंबर n2 इक्वल टू हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसको पुट कर देंगे हम न्यू बार इक्वल टू R इंटू 1/n1
टी स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी स्क्वायर तो 1 है, और न्यू पर के जगह में हम पुट कर सकते हैं 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 9, 0 हो गया, तो लेमडा सॉरी 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर बाई 9, तो लेमडा इक्वल टू 9 बाई आर, सॉरी तो लेमडा इक्वल टू आर 9 बाई आर, आर का वैल्यू कितना है हमें मालूम है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर आएगा। इसका वैल्यू कितना आता है, ये आता है 820 नैनोमीटर। इसको हम लैम्डा मिनिमम भी कर सकते हैं, सबसे कम वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 पे है a difference of 2.3 eV separates two energy level in an atom. What is the frequency of radiation emitted when atom makes a transition from upper level to lower level? En2 माइनस En1 पकड़ सकते हैं हम, 2.3 eV है, इसको जूल पे ले सकते हैं। टू पॉइंट थ्री इंटू 1.6 मीटर पर माइनस 19 हो गया जूल, और इन दोनों के बीच हो गया एच न्यू। तो निकालना क्या है हमें, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा 2.3 इंटू 10 पावर 2.3 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 बाई एच। एच का वैल्यू कितना है 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34। ये होगा, हो जाएगा आपका हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यूनिट 5.56 न्यूटन पर 14 हर्ट्ज। ठीक है, यही है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगला क्लास में, सॉरी अगला स्लाइड पे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि the ground state of energy of hydrogen atom is minus 13.6 eV. What are the kinetic and potential energies of the electron in this state? तो टोटल एनर्जी दिया हुआ है कितना, माइनस 13.6 eV। We know total energy of the electron is equal to kinetic energy. Total energy of the electron is equal to kinetic energy. So kinetic energy of the electron equal to कितना होगा, माइनस 13.6 eV। इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो टोटल एनर्जी का इक्वल होता है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 2 इंटू टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा 2 इंटू माइनस 13.6 eV। तो कितना हो गया 27.2 eV माइनस 27.2 eV। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगला स्लाइड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड लेवल absorbs a photon, अच्छा, which excites it to n equal to 4. Determine the wavelength and frequency of the photon. मतलब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो था पहले ये ग्राउंड लेवल में था, ठीक है, इसने एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया और ये 4 लेवल पे चला गया। तो 4 लेवल पे अगर चला गया तो कितने वेवलेंथ और कितने फ्रीक्वेंसी का फोटोन को उसने एब्जॉर्ब किया। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन व्हिच इज एब्जॉर्ब बाय द एटम टू बी एक्साइटेड टू द लेवल 4। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हमें E1 को पकड़ना पड़ेगा। E1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, E1 इक्वल टू तो हमें मालूम है हाइड्रोजन के लिए 13.6 eV एंड E4 इक्वल टू कितना होगा
माइनस 13.6 EV बाई 4 स्क्वायर, मालूम है ना 4 स्क्वायर कैसे आ गया, एन स्क्वायर जो होता है, E4 इक्वल टू माइनस 0.85 माइनस 0.85 देयरफॉर डिफरेंस इन एनर्जी कितना आएगा? Therefore, difference in energy means energy required to excite the photon. Energy required to excite the photon will be कितना होगा? E4 माइनस E1, तो E4 का वैल्यू कितना है? माइनस 0.85 और E1 का वैल्यू कितना है? माइनस और एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 EV। दोनों का अगर हम जोड़ दे तो इसका वैल्यू आएगा कितना? इसका वैल्यू आएगा 12.75 EV। 12.75 EV, इसको अगर जोल में लेना है तो क्या करेंगे? जोल, तो इसका वैल्यू आ जाता है E1 माइनस E2 को E पकड़ लेते हैं, डिफरेंस 2.04 इंटू 10 पर माइनस 18 जूल। ये होगी एनर्जी। अब निकालना है फ्रीक्वेंसी। नाउ E इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इक्वल टू E बाई एच। ई का वैल्यू तो निकल गया 2.04 इंटू 10 पर माइनस 18 बाई इसका वैल्यू को पुट करना है 6.62 इंटू 10 पर माइनस 34 तो दोनों का वैल्यू डिवाइड 3.08 इंटू 10 पर प्लस 15 10 पर प्लस 15 हर्ट्ज, इक्वल टू 10 पर प्लस 15 हर्ट्ज। फिर निकलना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या कैसे निकालेंगे? C इक्वल टू न्यू लैम्डा। C इक्वल टू न्यू लैम्डा है तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू होगा C बाई न्यू। तो C का वैल्यू हमें मालूम है 3 इंटू 10 पावर 8 और न्यू का वैल्यू पुट कर देंगे 3.08 इंटू 10 पावर 15, इसका वैल्यू आ जाएगा 9.74 इंटू 10 पावर माइनस 8 ये हो गया आपका मीटर, ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यूजिंग द बोर्स मॉडल calculate the speed of electron in a hydrogen atom in n equal to 1, 2 and 3 level। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो हमें पता है we know the speed of electron in nth orbit is, nth orbit of hydrogen atom is, हाँ भैया हाइड्रोजन एटम is Vn equal to square by twice epsilon naught h n। n is the number of orbit, E is the charge of electron, epsilon naught permittivity आपको मालूम है, h is Planck's constant। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहे तो ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1 बाई n कर सकते हैं। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहाँ में ब्रैकेट के अंदर जो सारा चीज है सब कांस्टेंट है। इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, h इज प्लांक्स कांस्टेंट, सबको अगर पुट कर दे तो इसका वैल्यू आता है 2.2 रिटर्न पावर 6 बाई 1 बाई n, 6 इंटू 1 बाई n। और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं Vn इक्वल टू 2.2 इंटू 10 पावर 6 बाई n मीटर पर सेकेंड। क्या कहा गया? n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए V1 हो जाएगा। V1 कितना होगा?
2.2 into 10 power 6 meter per second for n equal to 2 सेकेंड ऑर्बिट के लिए v2 हो जाएगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट क्या हो जाएगा 2.2 रिटर्न पर 6/2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा ये v2 इक्वल टू हो जाएगा 1.1 रिटर्न पर 6 मीटर पर सेकेंड। फॉर थर्ड ऑर्बिट 3 हो जाएगा। तो v3 इक्वल टू क्या होगा v3 इक्वल टू होगा 2.2 7.2 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड आएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया आपका 7A का 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर बी है 7 का क्वेश्चन नंबर बी है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दिस लेवल। मतलब टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सेकंड ऑर्बिट, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर थर्ड ऑर्बिट। ठीक है we know time period of electron in nth orbit of hydrogen atom is, we know that time period of electron in nth orbit of hydrogen atom is Tn equal to क्या था square h square by m e to the power 4 into n cube 4 epsilon naught square h square by m e to the power 4 into n cube. This bracketed terms is constant quantity. If we calculate the quantity, then इसका वैल्यू कितना आता है देखो 4 epsilon naught square h square by m e to the power 4 का वैल्यू पुट करने से क्या आता है 4 epsilon naught square h square by m e to the power का वैल्यू अगर पुट कर दे हम तो क्या आता है 5 into 10 power minus 16 into n cube for first orbit n equal to कितना होगा 1, therefore t1 equal to कितना होगा 1.52 into 10 power minus 16 second for second orbit n equal to होगा 2, तो t2 equal to क्या होगा t2 equal to होगा 1.52 into 10 power minus 16 into 2 क्यूब मतलब 8, दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू आता है फॉर थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू कितना आता है 3, देयरफॉर t3 इक्वल टू क्या आएगा t3 इक्वल टू आएगा 1.52 into 10 पावर minus 16 into 3 क्यूब मतलब 27, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा 4.11 into 10 पावर minus 15 सेकेंड। ये हो गया आपका टाइम पीरियड का कैलकुलेशन। ठीक है ये हो गया आपका टाइम पीरियड का कैलकुलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 रिटर्न फॉर -11 मीटर। व्हाट आर द रेडियाई ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट्स। ओके solution we know that formula for radius of electron orbit in nth orbit, radius of electron in nth orbit is Rn equal to 5.3 into 10 power minus meter. Okay,
into n square होता है, n is the orbit number. Now for second orbit n equal to 2, R2 हो जाएगा 5.3 into 10 power minus 11 into 2 square, मतलब 4 into 5.3 into 10 power minus 11 मीटर. 4 into 5.3 कितना होता है 21.2 into 10 power minus 11 मीटर. इसको 2.12 into 10 power minus 10 मीटर कह सकते हैं. R2 for n equal to 3 क्या आएगा R3 equal to 5.3 into 10 power minus 11 into 9, 3 square 9. तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11 मीटर. इसको करेंगे तो 4.77 into 10 power minus 10 मीटर आएगा R3. So these are the radius of second and third orbit of electron in the hydrogen atom from first orbit का फॉर्मूला से. ठीक है, from first orbit का फॉर्मूला. ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है a 12.5 eV electron. A 12.5 eV electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted? What series of wavelength will be emitted? दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन बीम का एनर्जी 12.5 eV. And we know energy of ground state electron is U1 कितना है -13.6 eV. Difference in energy is (0.85 eV. ये जो 0.85 eV ना, this is equal to energy of third orbit. This is equal to energy of third orbit. This is equal to energy of third orbit. E delta E is equivalent to third, और यहाँ पे कह सकते हैं हम delta equal to E3. This is the energy of third orbit. एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ थर्ड ऑर्बिट भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं. मतलब ये है कि ये एटम हो गया आपका, और इस एटम पे इलेक्ट्रॉन बीम जो है 12.5 eV का इलेक्ट्रॉन बीम देने से ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन जो है ये थर्ड स्टेट पे चला जाएगा. इलेक्ट्रॉन विल गो टू थर्ड स्टेट. तो थर्ड स्टेट या थर्ड स्टेट या सेकंड स्टेट या फर्स्ट स्टेट, तो थर्ड स्टेट में जाएगा तो एटम एक्साइटेड हो जाएगा. एटम एक्साइटेड एंड इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल. तो ये इलेक्ट्रॉन जाम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाम करके 2 पे भी आ सकता है, एनर्जी लेवल 2 पे आ सकता है, एनर्जी लेवल 1 पे भी आ सकता है. इफ इट जम्प्स टू इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1, देन वी विल गेट लाइमन सीरीज. ओके, नो प्रॉब्लम. इफ इट जम्प्स टू एनर्जी ऑर्बिट नंबर 2, देन वी गेट बमर सीरीज. और 2 पे आने के बाद फिर अगर 2 से 1 पे जाम करेगा तो हमें मिलता है लाइमन सीरीज. बमर सीरीज एंड लाइमन सीरीज बोथ. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9. चलते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है. In accordance with the Bohr's model, find the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius
1.5 into 10 power 11 meter with orbital speed of 3 into 10 power 4 meter per second. Mass of Earth is 6 into 10 power 40 kg. ठीक है, तो क्या निकालना है हमें? निकालना है क्वांटम नंबर. We know from Bohr's quantization formula. L equal to n h by twice by. L क्या है? L है एंगुलर मोमेंटम. mv r इक्वल टू n h by twice by. यहाँ पे मास कितना है? मास है 6 इंटू 10 पावर 24 kg. v कितना है? v है 3 इंटू 10 पावर 4. r कितना है? r है 1.5 इंटू 10 पावर 11. n तो निकलना है. h कितना है? h है 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34. 2 तो 2 है, पाई है 3.14. तो ये हर एक वैल्यू को अगर हम लिख ले 6 इंटू 10 पावर 24, 3 इंटू 10 पावर 4, 1.5 इंटू 10 पावर 11 इंटू 2 इंटू 3.14 बाय 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34. ये सारे वैल्यू को जोड़ देंगे तो आएगा, 10 पावर 74. So this is the quantum number. This is the quantum number for that characteristics. Okay, तो आज के लिए इतना ही. Stay safe and stay blessed.